फंक्शन ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। याद समझते इसके बारे में डिटेल आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर यहाँ मैप दिया हुआ है। तो ह्यूमन सेटलमेंट का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर। पॉजिटिव क्यों? उतने डीप से हमें पानी निकालने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना पड़ेगा, ज्यादा पावरफुल मोटर चाहिए। सो दिस इज द इररिस्पांसिबल बिहेवियर दैट ह्यूमंस आर शोइंग। Hello dear students, welcome to your study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So first of all, heartiest congratulations, अब आप सब लोग क्लास 8th में आ गए हैं, one step ahead in your academic life, है ना? और जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती रहती हैं वैसे वैसे पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ती है। So gear up yourself, ठीक है? चलो, on this note we are going to dive into your SST syllabus from today onwards with the first chapter, natural resources and their uses. One of the easiest chapter of your SST syllabus, lengthy है लेकिन easy है, so इसको हम फटाफट से one shot में finish करेंगे, ठीक है? And for notes, join my Telegram channel. I'll share this PPT and you can access it free of cost. So no need to focus on taking the screenshot. Focus on studying. ठीक है? Sit with your NCERT. Keep on marking the important points. Clear? चलो start करें. And yes, before we start, subscribe the channel. Like this video. बाद में भूल जाओगे, अभी कर दो. Like this video and you feel this is worth watching. Do share it among your friends also. Knowledge को अपने पास तक नहीं रखना होता है, spread करना होता है. ठीक है? चलो start करते हैं. सो यूजुअली बेटा एसएसटी चैप्टर की स्टार्टिंग हम कोड के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोड को लास्ट में पढ़ेंगे बिकॉज वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नाउ सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बिग क्वेश्चंस, द बिग मिस्ट्रीज वी आर गोइंग टू अनफोल्ड हियर। देयर आर 3 बिग क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन, हाउ डू वी कैटेगराइज द नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हमारे आसपास हैं उनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? नेक्स्ट, what is the connection between the distribution of natural resource and different aspects of our life? So जो natural resource हमारे आसपास होते हैं वो अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, राइट? तो उनका क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे? नेक्स्ट, what are the implications of the unsustainable use or over exploitation of the natural resources? क्लियर? बहुत को सुना सुना सा लग रहा होगा, सो इजी चैप्टर मैंने पहले बताया था, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन के साथ। व्हेन डज अ नेचर बिकम अ रिसोर्स? पहली बात तो नेचर, इस वर्ड को हम कहाँ यूज करते हैं? व्हाट इज नेचर? बेटा आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज जहां पर ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है, वो मदर अर्थ में पहले से थे और रहेंगे, राइट? सो व्हाट इज अ नेचर? नेचर मीन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। हमारे आसपास के सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग चीजें हैं वो सारे के सारे नेचर में आते हैं। स्टोन, मड, एयर, वाटर, सनलाइट, है ना? आप बहुत सारी चीजें से नाम ले सकते हो। नाउ अब ये नेचर को हम नेचुरल रिसोर्स कब बोलते हैं? व्हेन डज दिस नेचर बिकम द नेचुरल रिसोर्स? बेटा रिसोर्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिससे हम फायदा उठा सके। यस, सो व्हेन ह्यूमन यूज दिस नेचर फॉर सस्टेनिंग, for the any benefit, then this nature become the natural resource, ठीक है? देखो यहां पर वाटर का यूज हो रहा है, यहां पर नेचर फॉसिल फ्यूल जो कि ओशन के बेड में होंगे उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, सो वो नेचुरल रिसोर्स हो गया। अंडरस्टूड? देखो सो नेचर एज अ रिसोर्स कब होता है? नेचर बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन ह्यूमंस यूज द नेचर फॉर सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल, राइट? फॉर सर्वाइवल और टू क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन, ठीक है? अब बोलोगे मैम नेचर फॉर सर्वाइवल, अरे प्लांट्स एंड एनिमल्स जिन पे हम फूड के लिए डिपेंड होते हैं, सो वो भी एक रिसोर्स ही है हमारे लिए, ठीक है? उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी बहुत सारी हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ट्री, वाटर, सन एनर्जी, एयर, फॉसिल फ्यूल, राइट? उसके अलावा मिनरल्स हैं, स्टोन्स हैं, डायमंड है, राइट? जेम्स है, हनी, सिल्क, सो दीज ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अस बिकॉज वी आर यूजिंग देम। क्लियर? नाउ अब बेटा नेचर में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जितनी भी नेचर में चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं तो वो क्या सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स हो जाएंगे? नो बेटा, नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में फॉल होने के लिए देयर आर 3 कंडीशंस व्हिच अ रिसोर्स मस्ट फॉलो। किसी भी रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्स तब बोलेंगे जब फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगा, सेकेंड वो इकोनॉमिकली फीजिबल होगा एंड थर्ड वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा। अब इन तीनों का क्या मतलब है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? अब एक एक करके हम समझते हैं। बेटा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या है? भाई हमारे पास किसी भी कंट्री के पास जहां पर रिसोर्स हैं उनके पास वो टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए ना उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। रिसोर्स भरा पड़ा है लेकिन टेक्नोलॉजी है नहीं, नॉलेज है नहीं निकालने की, तो फिर वो रिसोर्स थोड़ी होगा, फिर हम उसको यूज थोड़ी कर पाएंगे, है ना? सिंपल देखो, वी मस्ट हैव द टेक्नोलॉजीज टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, maybe petroleum is placed very deep under the ocean.
यूजुअली पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? ओशन बेड में मिलता है। पेट्रोलियम हमेशा ओशन बेड के में मिलता है, ठीक है। सो ओशन बेड में है, लेकिन इतना डीप है कि टेक्नोलॉजी नहीं हमारे पास निकालने के लिए, तो फिर वो हमारा रिसोर्स नहीं हो गया ना, हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? सो टेक्नोलॉजिकली भाई एक्सेसिबल होना चाहिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फिजिबल, मीन्स द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मस्ट नॉट बी टू हाई। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब बेटा हम किसी भी चीज को यूज कब करते हैं? जब हमें उससे फायदा होता है। हम नुकसान में थोड़ी कोई चीज यूज करेंगे, है ना। ह्यूमंस आर ऑलवेज वेरी 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 ग्रीडी, राइट। सो इकोनॉमिकली फिजिकल मतलब क्या है? अगर एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा, हमारी लागत ज्यादा लग गई, तो फिर यूज का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। फिर कोई बोलेगा अरे छोड़ो उसको, कौन निकालेगा, ऐसा पैसे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई इकोनॉमिकली फिजिबल। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब इसको समझो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा कल्चरली फिजिकल का मतलब क्या है? इंडिया में स्पेशली बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे ट्रीज हैं जिन पे हम माइथोलॉजिकल बिलीफ रखते हैं, है ना। कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि किसी लेट्स से नेचर वाले एरिया में रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं, और वहां पर वो उसको फिर पूरा सैक्रेड मानते हैं। तो वहां पर जाके फिर कोई एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सैक्रेड प्लेस हो गई ना। सो कल्चरली जो वहां की ट्राइब होगी, जो वहां के लोग होंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे नेचर में आओ और तुम उसको एक्सट्रैक्ट करके ले जाओ, राइट। सो दैट इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल। अंडरस्टूड? तो वहां पर कल्चरली एक्सेप्टेबल रिसोर्स होना चाहिए, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? देखो, सो कम्युनिटीज मस्ट अप्रूव। ऐसी कम्युनिटीज का एग्जाम्पल बता सकते हो? 6th और 7th में बहुत पढ़ी हुई है हमने, बहुत पढ़ी हुई है। कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं जो अपने नेचर को सैक्रेड मानते हैं? फटाफट से कमेंट में आंसर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चलो। So it may be culturally unacceptable like cutting trees in the sacred groves. अब थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने। sacred groves कहाँ पर है? टोडा ड्राइव, राइट। कहाँ पर है टोडा ड्राइव? नीलगिरी हिल्स में। उसके अलावा भी और हमने बहुत पढ़े हुए हैं। चलो, सो अब बेटा ये 3 कंडीशन है किसी भी रिसोर्स को नेचुरल रिसोर्स में कैटेगरी में आने के लिए। क्लियर? नाउ डेफिनेशन क्या होगी फिर? अगर 1 लाइन 1 मार्क की डेफिनेशन आ गई दैट व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स, तो क्या लिख के आओगे? The term natural resource is used for those materials and substances which occur in nature and are valuable to humans. भाई ह्यूमंस के लिए वैल्यूएबल होने चाहिए वो, है ना। नेचर में होने चाहिए और ह्यूमंस के लिए वो वैल्यूएबल होने चाहिए, तो हम उसको नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। क्या कंडीशन है? 3 कंडीशंस which defines the natural resource. These are the 3: technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Am I clear? अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं बेटा। इस पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल वर्ड पे एक यहाँ पर टॉपिक है, द नेचुरल रिसोर्स कर्स। आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा बाद में दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्स कर्स और द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी? बेटा कई सारे ऐसे नेशंस हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर भर भर के नेचुरल रिसोर्स है, उनके कंट्री में है, लेकिन तब भी वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स कर्स और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। मतलब है बहुत, लेकिन यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, क्योंकि उनके पास वो लेवल की नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके पास वो उस तरह की गवर्नेंस नहीं है कि उसको वो एक्सेस कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड? सो ये अपने आप में 2 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी और द नेचुरल रिसोर्स कर्स? देखो, put it very simply, this means that often having plenty of natural resource does not automatically mean that country is rich. मतलब कंट्री के पास भर के पूरा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन तब भी कंट्री रिच नहीं है। क्यों नहीं है? Some economies are unable to develop industries or technologies that can convert the resource into the product of higher values. क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी या रिसोर्स होती ही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, जिससे कि वो उस रिसोर्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। क्लियर? नाउ हाउ कैन वी ओवरकम दिस पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी? क्या करना चाहिए किसी भी कंट्री को? भाई उनके पास सबसे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। उसके बाद उनके पास टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स होने चाहिए। और टेक्नोलॉजी और टूल कहाँ से आएंगे? जब उनके पास पैसे होंगे, तो उनके पास मनी भी होना चाहिए, राइट। उसके बाद उनके पास प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वाले भी प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। एंड गुड गवर्नेंस होनी चाहिए जो कि ये सारा काम करवा सके। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स बाय विच एनी कंट्री कैन ओवरकम दिस पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। समझ में आ गया? चलो चलते हैं आगे। नाउ हाउ कैन वी कैटेगराइज द नेचुरल रिसोर्सेज? अब बेटा नेचुरल रिसोर्स तो हमें समझ में आ गए क्या होते हैं, अब उनको कैटेगराइज कैसे करते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैटेगराइज? कैटेगरी का मतलब क्या है?
वाई डू वी नीड टू कैटेगराइज? बेटा कैटेगरी का मतलब होता क्या है? इन दिस वे वी कैन रेफर देम विद जस्ट वन वर्ड और वन शॉर्ट फ्रेज। मीन्स अब अगर हम नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज कर देंगे तो उसके बाद हमें हर एक को बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। सिंपल एक वर्ड से हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी को। फॉर एग्जाम्पल, नेम द नेचुरल रिसोर्स विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, तो आप इमीडिएटली बता सकते हो ना भाई, वाटर है, सनलाइट है और एयर है, राइट? अब आप वुड नहीं लिखोगे यहाँ पर, वुड इज नॉट वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, है ना? इट इज यूजफुल ऑब्वियसली, लेकिन इट इज नॉट एसेंशियल। फॉसिल फ्यूल्स, दे आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल्स। अंडरस्टूड? सो कैटेगराइजेशन से होता क्या है, हम एक वर्ड बोलेंगे, एक फ्रेज बोलेंगे और हमको इमीडिएटली समझ में आ जाएगी कि हम किस वाले नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? देखो, सो बेस्ड ऑन यूज we can first of all categorize all the natural resources. These are the three essential for life, for material and as a resource of energy. अब देखो, ये जो वर्ड हैं, इनसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिमाग में खुद से आ रहे होंगे। एसेंशियल फॉर लाइफ कौन से नेचुरल रिसोर्स होंगे भाई? जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सो द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, एग्जाम्पल एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, so these are the essential one. Understood? Next, for materials means ऐसे natural resource जिनसे हम सामान बना सकते हैं। The best one is wood. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वुड है। वुड से आप चेयरें बना सकते हो, वुड से आप एक स्टैचू भी बना सकते हो, वुड से टेबल ही बन जाएगी, है ना? ऐसी स्टोन हो सकते हैं, प्रीशियस स्टोन, क्लियर? मिनरल्स भी हो सकते हैं इसमें। अंडरस्टूड? देखो, सो रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर द यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स फॉर ब्यूटी, for enrichment, है ना? For any help like that. Wood can be transformed into chair or can be carved into statue, right? So from wood to marble, coal to gold, everything comes under this materials. Understood? Now coming for resource of energy. ऐसे natural resource जिनसे हमें energy मिल रही है। अब energy का मतलब क्या है बेटा? एनर्जी मतलब वो ग्लूकॉन डी वाली एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाइट बेसिकली, है ना? इलेक्ट्रिसिटी, ये वाली एनर्जी। सो हम कौन कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जिससे यूज कर सकते हैं भाई? जल्दी बताओ। हमारे पास पेट्रोलियम है ना? नेचुरल गैस है, सीएनजी है, इससे हमें हीट एनर्जी मिलती है जिससे हम खाना पका सकते हैं, राइट? उसके अलावा अगर डीजल की बात करो तो उससे गाड़ी चल जाती है, सो एनर्जी, है ना? उसके अलावा हम जनरेटर चला सकते हैं फॉसिल फ्यूल से। वाटर है, अगर फ्लोइंग वाटर मिल जाएगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज विच कैन गिव्स अस एनर्जी, ठीक है? देखो, सो डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट अगेन, राइट? क्यों? solar energy, wind energy. So sunlight, wind, etc. are used to derive the energy. So these all will be categorized under the resources for energy. समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख लोगे? चलो आगे चलते हैं। नाउ बेटा, अनदर कैटेगरी इज रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हम सारे के सारे जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं उनको ब्रॉडली इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब इनका डिफरेंशिएशन समझने से पहले हमें नेचर के बारे में कुछ डिटेल पता होनी चाहिए। क्या है वो डिटेल? बेटा, जो नेचर है ना, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। क्या प्रिंसिपल है वो? दैट इज द फंक्शन ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। अब पहले इन दो वर्ड का मतलब ढंग से समझो। बेटा, नेचर हमेशा खुद को रिस्टोर कर सकती है। रिस्टोर मतलब खत्म हो जाएगा तो दोबारा बन जाएगा, है ना? रिस्टोर का मतलब क्या होता है? आपके घर में मान लो चॉकलेट का बॉक्स है, खत्म हो गया, तो आप मम्मी से बोलोगे ना कि मम्मा दोबारा भर दो इसको, तो रिस्टोर कर दो। तो रिस्टोरेशन मीन्स नेचर इज हैविंग इट्स इनबिल्ट एबिलिटी कि जहां पर वो जो भी चीज खत्म हो रही है उसको दोबारा से वो रिफिल कर सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? द बेस्ट एग्जाम्पल इज, मान लो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो अभी तो रिवर में वाटर आ रहा है ना? तो बेटा, ग्लेशियर अगर मेल्ट हो रहे हैं तो खत्म हो जाने चाहिए ना, लेकिन नहीं होते। नेचर अपने आप फिर से उसको दोबारा रिफिल कर देती है, रिस्टोर कर रही है। कैसे? दोबारा से रेन होगी, है ना, वाटर साइकिल, उससे दोबारा रिस्टोर हो जाता है। अंडरस्टूड? ऐसे ही हम ट्री कट करते हैं तो नई ट्री ग्रो भी हो रहे हैं, सो रिस्टोरेशन इज हैपनिंग। अंडरस्टूड? और बताओ, कहीं पे मान लो डैमेज हो गया, मान लो किसी एक फॉरेस्ट में फायर लग गई, ठीक है? तो फॉरेस्ट डैमेज हो रहा है ना, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होगा, लेकिन फॉरेस्ट के पास ये एबिलिटी है कि वो खुद को रिस्टोर कर सकता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के भी। टाइम लगेगा लेकिन कर लेगा। सो दिस इज द रिस्टोरेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेटिव? बेटा, रीजनरेशन, जनरेशन, न्यू लाइफ,
नेचर के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि यहाँ पर न्यू लाइफ फिर से जनरेट हो सकती है। एक जो प्लांट है उसके पास खुद ही एबिलिटी है कि एक नया प्लांट उसमें जनरेट हो सकता है। सो रीजनरेटिव प्रॉपर्टी। Am I clear? चलो समझते हैं इसको फटाफट से। सो रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ इट हैज बीन डिग्रेडेड और डैमेज्ड। ये डेफिनेशन याद कर लो। क्या बोला मैंने? देखो, रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग, क्या? रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट। कब? अगर वो खत्म हो जाए तो। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फटाफट समझते हैं। देखो बेटा, ट्री, मान लो ये सॉइल, ट्री ग्रो हो रहा है, तो ट्री क्या लेता है? ट्री न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से, राइट? अब ये बहुत सारा, मान लो जंगल है, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाना चाहिए ना सॉइल के, लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉरेस्ट की सॉइल सबसे ज्यादा रिच होती है। ऐसा कैसे? बिकॉज यहां पर जो नेचर है वो रिस्टोर कर रहा है। कैसे? प्लांट ने यहां से न्यूट्रिएंट लिए, राइट? प्लांट को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स दोनों कभी ना कभी तो मरेंगे, तो दे विल बी डेड। देयर डेड बॉडी विल कम टू दी सॉइल अगेन। सॉइल में होते हैं डिकम्पोजर, डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज कर देंगे, तो बाद में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट फिर कहाँ जाएंगे? दोबारा से सॉइल में ही जाएंगे, वो भी ह्यूमस के साथ। अंडरस्टूड? सो दिस इज द रिस्टोरेशन प्रोसेस ऑफ द नेचर। बेटा ऐसे एग्जाम्पल लिखने के लिए आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ टेल वन एग्जाम्पल वेयर नेचर इज शोइंग द रिस्टोरेशन प्रोसेस, तो आपको ये पता होना चाहिए, इस तरह से एक एग्जाम्पल बता सकते हो आप। क्लियर? कमिंग टू रीजनरेशन। सो रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन मीन्स नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशन फॉर थ्राइविंग। बेटा नेचर सिर्फ न्यू लाइफ को जनरेट नहीं करती, उसको ये कंडीशन भी देती है कि वो खुद से वहां पर सर्वाइव भी कर सके। ठीक है? सो दैट्स व्हाई द कंडीशन फॉर थ्राइविंग इट गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन। मीन्स जहां पर रिस्टोर नहीं कर पा रहा नेचर, वहां पर फिर रीजनरेट वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है? सो नेचर हील्स, रिन्यू एंड मेंटेन हरसेल्फ ओवर द टाइम। सो नेचर के पास भाई ये बहुत एक बेसिक प्रिंसिपल एबिलिटी है कि वो खुद से अपने आप को रिन्यू कर सकती है, हील कर सकती है और रीजनरेट भी कर सकती है। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द डिफरेंशिएशन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है? अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे? बेटा ऐसे रिसोर्स जो खुद को जल्दी जल्दी रिन्यू कर सकते हैं, मींस फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, फिर से रिस्टोर, रीजनरेट ये कर सकते हैं। क्लियर? देखो, सो नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन रिस्टोर एंड रीजनरेट इटसेल्फ विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बेटा दिस इज द मेन लाइन। ये खुद को रीजनरेट और रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे टाइम में, मींस जल्दी जल्दी, यानी हम उसको यूज करते जा रहे हैं और नेचर खुद से उसको रीजनरेट फिर से करती जा रही है। ठीक है? तो उनको हम बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। भाई ये रिन्यू हो जाएंगे, फिर से हमें पता है कि रिन्यू हो जाएंगे। एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। आज आपने सोलर एनर्जी को यूज किया, इससे इलेक्ट्रिसिटी बना ली, उससे हीट ले ली, कल तो फिर आ जाएगी, है ना? फिर हमको सन मिल जाएगा। सो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फ्लोइंग वाटर, जो रिवर्स में वाटर फ्लो कर रहा है, हमको पता है कि भाई ये इसमें फ्लो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी दे रहे हैं। सो दिस इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, टिम्बर का मतलब क्या होता है? लकड़ी, पता होना चाहिए इतना। ठीक है? सो टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट ये भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन क्या कंटिन्यूअस है? अब इस पर में डिस्कस करेंगे, अभी इसी पे पूरा चैप्टर है आगे। चलो, सो नॉन रिन्यूएबल क्या होंगे? बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। मींस ऐसे रिसोर्स जो बनते तो हैं नेचर में ही, खुद से दोबारा रिन्यू होते हैं, लेकिन उसमें लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। भाई हमारे लिए तो फिर इसका मतलब नॉन रिन्यूएबल है ना? हमारा लाइफ स्पैन है 80 साल का, मान लो 70-80 साल का, आजकल तो इतना ही होता है ना? तो मतलब जब तक हम जिंदा हैं दोबारा तो नहीं बनने वाला वो, तो हमारे लिए वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। क्लियर? सो हियर द डिफरेंस इज ओनली इन द टाइम स्पैन। ये बहुत कम टाइम में रिन्यू हो जाता है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। अंडरस्टूड? नाउ सो दीज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट ऑफ यूज। जिस हिसाब से हम इनको यूज करते हैं उस स्पीड से ये रिन्यू नहीं होने वाले हैं। मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कुछ सालों में ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, जिस हिसाब से हम इसको यूज कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में इटसेल्फ। बेटा इंडिया का जो कोल रिजर्व है, यानी जहां कोल माइनिंग होती है, जितना भी अर्थ क्रस्ट के अंदर कोल है जिसको हम माइन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अभी बहुत है।
अगर क्वांटिटी देखी जाए तो अभी बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से उसका एक्सट्रैक्शन चल रहा है, जितनी फास्ट हम उसको यूज कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में ये जो भी इंडिया का कोल रिजर्व है वो सारा खत्म हो जाएगा। इंडिया कोल के बिना रह जाएगा फिर, ठीक है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, ये पता है हमें, जिस हिसाब से इसको यूज किया जा रहा है। आगे एग्जाम्पल क्या है भाई, फॉसिल फ्यूल, कोल अपने आप में एक फॉसिल फ्यूल है, यस। सो फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एंड मेटल्स ऑल्सो। हम जिस स्पीड से मेटल्स को यूज कर रहे हैं, मिनरल्स को यूज कर रहे हैं, अगेन दीज कैन ऑल्सो बी डिप्लीटेड। अंडरस्टूड? चलो, सो बेटा रिन्यूएबल रिसोर्स कब तक रिन्यूएबल रहेंगे? जब तक हम उनको, उनके जो रिस्टोरेशन का रिदम है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं ये हमेशा रिन्यूएबल नहीं रह सकते, ये तब तक ही रिन्यूएबल रहेंगे जब तक हम उनके जो नेचुरल रिदम है रिस्टोरेशन का उसको फॉलो कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको हमें डिटेल में समझना है विद द एग्जांपल्स, ठीक है। और यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि हमें पता है कि फिनिश हो जाने, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं जुडिशियल यूज। जुडिशियल यूज, सोचा समझा, भाई हमें पता है कि ये खत्म हो जाएंगे तो लिमिटेड यूज करो, इनकी जगह जो सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं या रिसोर्स है उन पे स्विच करो, ठीक है। चलो, अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें आगे जाके पूरा एलोबरेट करके पढ़ना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंडीशंस टू रिमेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यूएबल। बेटे जो रिन्यूएबल रिसोर्स हमने पढ़े वो क्या हमेशा रिन्यूएबल रहेंगे? नो, they will stay renewable only till we do not disturb the natural rhythm of restoration and regeneration। अब इस बात का क्या मतलब है बेटा? देखो, जो टिम्बर है, फॉरेस्ट, वो अभी रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में हमने पढ़ा, बट तब भी आजकल हम इतने कैंपेन चला रहे हैं, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज, वन महोत्सव। क्यों? अगर वो रिन्यूएबल रिसोर्स है तो हमें पता है कि रिन्यू हो जाएगा, फिर हमें क्यों कैंपेन चलाने पड़ रहे हैं? बिकॉज नाउ वी नो कि हमने जो नेचर का एक नेचुरल रिदम है रिस्टोरेशन का, रीजनरेशन का, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, the cutting down of timber from the forest is being faster than the forest can regenerate। so हो क्या रहा है? eventually सारे के सारे forest deplete होते जा रहे हैं। clear? so here humans have already disturbed the nature's rhythm। so इसका मतलब है क्या? जो भी ये नेचुरल जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जो कि अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उस टाइम से पहले हम उसकी फास्टर एक्सट्रैक्शन ना करें, फास्टर कटिंग ना करें। Am I clear? So that's why the natural rhythm of restoration and regeneration should not be disturbed। Am I clear? देखो, इसका एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक केस स्टडी जो कि साइंटिस्ट ने करी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल क्या हो रहा है? आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है फॉर गेटिंग द एनर्जी। कोल इतना ज़्यादा यूज़ होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, और जहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल यूज़ होंगे वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, राइट। सो दिस फैक्टर इज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसके साथ साथ दूसरा क्या हो रहा है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। और ट्रीज क्या करते हैं बेटा? ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। यानी कि वो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम करते हैं नेचर में। लेकिन बिकॉज कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट चल रहा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होना चाहिए, कम होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, वो भी नहीं हो पा रहा। सो अल्टीमेटली दोनों ही साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग, राइट, आपको पता है कि आजकल दिन भर हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, राइट। सो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है राइजिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड अल्टीमेटली द मेल्टिंग ऑफ द वाटर टावर्स। क्लास 7th में वाटर टावर्स पढ़े थे, क्या किसको बोलते हैं? ग्लेशियर्स को, राइट। सो ग्लेशियर जो हैं, जो कि हिमालयन रीजन में जो हाई माउंटेन पीक्स हैं, वहां पर जो ये ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होते जा रहे हैं, राइट। और मेल्टिंग रेट इज गेटिंग फास्टर देन द रिस्टोरेशन रेट, यानी कि मेल्टिंग बहुत ज्यादा होती जा रही है और जो ग्लेशियर का रिस्टोरेशन होना चाहिए बाय वाटर साइकिल वो धीरे हो गया है। सो ऐसे में इवेंचुअली एक टाइम बाद ये वाटर टावर खत्म हो जाएंगे ना, राइट। और इन वाटर टावर पे क्या डिपेंड करता है? सारे की सारी रिवर्स, जितने भी हमारे पास रिवर्स हैं वो कहाँ से फ्लो होके आ रही हैं? वो सारी की सारी इन वाटर टावर से फ्लो हो रही हैं, राइट। और उन रिवर्स पे जितने भी प्लेन्स की ह्यूमैनिटी है वो सब डिपेंड करती है। इसका मतलब इन दो चीजों की वजह से, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इतना ज्यादा हो गया है फॉसिल फ्यूल वाला,
उसके वजह से हमने प्लेन्स में जितनी भी ह्यूमैनिटी है उसको खतरे में डाल दिया है, उनको आगे जाके हो सकता है पानी मिले ही ना कभी, राइट? सो this has the implication on the water security of the population living in the plain areas who are dependent on these water towers. Understood? So this way we have already disturbed the natural rhythm of the renewable resource. Glaciers क्या है? Renewable resource ही तो है, लेकिन देखो rhythm disturb हो रहा है, ठीक है? So this is the irresponsible behavior that humans are showing. हमारे क्लियर? देखो एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, बेटा आजकल वेस्ट वाटर निकलता है सारी फैक्ट्रीज से, हमें पता है, राइट? अब बहुत सारी पॉलिसीज ऐसे निकली हैं गवर्नमेंट के थ्रू जहां पर वाटर, वेस्ट वाटर को ट्रीट करना चाहिए, लेकिन नहीं करते लोग, इंडस्ट्रीज वाले नहीं भी करते हैं, है ना? सो व्हाट दे डू, दे जस्ट थ्रो अवे दैट अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इन द वाटर बॉडीज। क्लियर? अब बेटा ये जो वेस्ट वाटर है उसमें होता क्या है, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो नेचर खुद से डिग्रेड नहीं कर सकते, यानी बैक्टीरिया जो दूसरे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनको कंज्यूम नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नाउ इसके क्या इफेक्ट होंगे बेटा? इसके दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस लीड्स टू द डिस्टर्बेंस इन द नेचर साइकिल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, राइट? बेटा अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पानी में चला गया तो पानी के पास यानी वाटर के पास जो कैपेसिटी है रीजनरेट करने की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा, this will lead to the situation where the river water will become poisonous for the aquatic animals, aquatic plants, right? So again what is happening, we are disturbing the nature's rhythm. अगर ये वेस्ट वाटर पानी में ना जाए तो कोई दिक्कत होगी? कुछ भी नहीं होगा। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स आराम से हेल्दी वे से रहेंगे, अपने आप वाटर अपने आप को रिस्टोर कर लेगा। जो भी उसमें थोड़ी बहुत गंदगी होती है, जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो अपने आप क्लीनिंग कर लेता है वाटर, ठीक है? सो बट वी आर डिस्टर्बिंग द रिदम। अगेन दिस इज द इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर द ह्यूमंस आर शोइंग, सो वी हैव टू स्टॉप दिस। Am I clear? Understood? चलो आगे चलते हैं। नाउ डोंट मिस इट आउट। बेटा ये जो हम यहाँ पर नॉन डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसको ट्रेडिशनली भी फॉलो किया गया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? Many communities had a system of regulating or refraining from fishing during the spawning season. Spawning मतलब क्या? Spawns क्या होते हैं? The eggs of the fish, right? So जब फिश एग्स रिलीज करती है वाटर में तो उस टाइम पे लोग फिशिंग नहीं करते हैं उस सीजन में। क्यों? बिकॉज अगर उस टाइम पे हम फिशिंग कर लेंगे तो जो इतने एग्स प्रोड्यूस होने चाहिए वो नहीं होंगे, राइट? तो फिश के पॉपुलेशन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। सो नेचर के प्रोसेस में हम वहां पे इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल कम्युनिटीज फॉलो करती हैं। सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम देयर, ठीक है? आगे देखो, यहाँ पे एक केस है टूना फिश का, सुना होगा आपने टूना, राइट? इसकी जो पॉपुलेशन है वो अभी खतरे में आ गई है। अगेन वाई? बिकॉज ऑफ द ओवर फिशिंग, राइट? सो दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्टर्ब द साइकिल ऑफ दिस टूना फिश इन द ओशियंस, जहाँ पे ये जो है छोटे छोटे जो स्मॉल फिशेज हैं उनको कंज्यूम करती थी, जिससे कि एक नेचुरल रिदम ओशन का वो मेंटेन होता था। अब वो भी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा है। क्लियर? सो दिस वे वी आर डिस्टर्बिंग द रिदम ऑफ द नेचर। क्लियर? नाउ डू यू नो एनी अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस दैट हेल्प दिस इकोसिस्टम टू स्टे इन बैलेंस? बेटा जैसे यहाँ पे फिशिंग वाला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो ट्रेडिशनली फॉलो होता था, इसके अलावा कुछ ऐसे क्या और दूसरे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप फटाफट से खुद कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर इस वाले वन शॉट पे क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगी। आई विल गेट ऑल द क्वेश्चन आंसर एट लास्ट, ठीक है? सो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इस पूरे चैप्टर के वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है? नाउ हियर वन मोर, डोंट मिस इट आउट फॉर यू, और ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा, इकोसिस्टम सर्विसेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज? नेचर में होने वाली कुछ ऐसी प्रोसेसेस जिससे हमें फायदा हो, ह्यूमंस को फायदा हो, तो हम बोलेंगे भाई हमें इकोसिस्टम यानी नेचर सर्विस दे रहा है, राइट? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जैसे फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं होता, राइट? तो हम बोलेंगे वो फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की वो सर्विस है। अंडरस्टूड? जहां पर भी फॉरेस्ट होगा उसके आसपास का टेम्परेचर हमेशा कम होता है। सो अगेन वी आर गेटिंग द फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज। Am I clear? So ecosystem services का मतलब क्या होता है? When we get or take benefit from the natural process, we call it as ecosystem services. Understood? और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बेटा प्लांट्स हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, सो दैट इज द इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना? उसके अलावा ग्राउंड वाटर, अगर ग्राउंड वाटर जो हम जमीन से निकालते हैं, अगर पॉल्यूशन ना हो
तो हम अगर ग्राउंड वाटर वहां से कंज्यूम करें तो बिल्कुल भी प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई ये एक्वागार्ड और प्यूरिफायर लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत प्यूरिफाइड वाटर होता है। लेकिन इतने पॉल्यूशन हो चुका है आजकल कि वहां तक भी अब थोड़ा बहुत हमारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं। दैट्स वाई वी प्यूरिफाई दैट। अंडरस्टूड? सो नेचुरली अगर देखा जाए तो ग्राउंड वाटर जो है वो प्यूरिफाइड ही है। सो अगेन दैट इज द इकोसिस्टम सर्विसेज। हमारे क्लियर? देखो, सो नेचुरल फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, दैट इज द ग्राउंड वाटर, forest preventing the soil erosion, purification of air, these all are the ecosystem services that we are getting from the nature. हमारे क्लियर? इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए और आई थिंक इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पर वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। बेटा एक मेच्योर ट्री, एक बहुत बड़ा मेच्योर ट्री कितना ऑक्सीजन हमको दिन भर में देता है? 275 लीटर्स। अब ये कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेर इट इज, है ना, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो ऑलमोस्ट एक नेचुरल नॉर्मल कंडीशन में 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एक ट्री देता है। और एक एडल्ट ह्यूमन कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, लेता है? इट इज 350 लीटर्स। ज्यादा है, ज्यादा है। एंड वो भी तब जब वो नॉर्मल स्टेट में हो। अब एक्सरसाइज करेंगे, रेस्ट करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। अंडरस्टूड? सो अगेन दैट पर्सन इज टेकिंग द इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना। और इससे पता पड़ता है कि हमें ट्री को बचाना चाहिए, सेव ट्रीज, ठीक है। चलो, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर द अनदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा इनिशियली हमने 3 बिग क्वेश्चंस देखे थे। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डन विद, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट, जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन ह्यूमंस उसको समझेंगे, ठीक है। देखो पहले डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखते हैं। दिस इज द इंडियाज मैप। अब यहाँ पे लेजेंड को थोड़ा ऐसे देखते हैं, जूम आउट करके। सो दिस ब्लैक डॉट इज कोल, हियर मोर, बाकी जब देखो थोड़ा कम ही है। इसके बाद ऑयल, दिस ट्राइंगल कहां पर ज्यादा है? दिस साइड, वेस्टर्न घाट साइड। आयरन ओर, दिस पिंक स्क्वायर, यहां पर ज्यादा है, यहां पर है, और यहां साउथ में टुवर्ड्स द वेस्ट साइड इज मोर। नाउ बॉक्साइट, व्हाट इज बॉक्साइट? बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके एल्यूमिनियम के ओर को बोलते हैं। सो अगेन ये भी ज्यादा यहां पर है, बिहार साइड में, है ना। यहाँ साउथ में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सो व्हाट इट इज शोइंग? बेटा दिस इज शोइंग दैट द नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं वो सब जगह सेम नहीं मिलते। आपने सुना भी होगा, कई सारी जो कंट्रीज हैं वो दे आर वेरी मच ऑयल रिच, मीन्स उनके वहाँ जो फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम है ये सब ज्यादा मिलता है ना। और उसका इम्प्लीकेशन आजकल चल रहा है, देखा भी होगा आपने, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? बेटा इम्प्लीकेशन में सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो आता है अफेक्टिंग द ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये रिसोर्सेज क्या हैं? ये रिसोर्सेज खजाना है, और जहां खजाना होगा वहां ह्यूमन ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है ना। सो इसका सबसे जो मेजर इफेक्ट पड़ता है वो सेटलमेंट से पड़ता है। बेटा जहां पर भी ये नेचुरल रिसोर्स ज्यादा होंगे, रिच क्वांटिटी में होंगे, वहां पर हमेशा ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी, क्लियर, वहां ज्यादा लोग होंगे। उसके अलावा एक और इसका इम्प्लीकेशन होता है सेटलमेंट पे। बेटा कई सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर नेचुरल रिसोर्स है लेकिन वहां के लोगों को उतना पता नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? जिनको पता पड़ता है, मीन्स अगर गवर्नमेंट को पता पड़ेगा तो फिर वो क्या करेंगे? वो उन पूरे ह्यूमन सेटलमेंट्स को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं सो दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट इट, राइट। और इस वजह से क्या होता है, जो लोग बहुत टाइम से वहां पे रह रहे होंगे उनको फिर वहां से डिस्प्लेस किया जाता है। सो अगेन इट इज शोइंग द इफेक्ट ऑन द ह्यूमन सेटलमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आपने सुना होगा टिहरी डैम, है ना। टिहरी डैम जो उत्तराखंड में बना था, वहां पर जब वो टिहरी डैम बनाना था तो उस टाइम पे जितने भी लोग वहां पे रहते थे उनको डिस्प्लेस किया गया था। बहुत प्रोटेस्ट होता है, हमेशा प्रोटेस्ट तो होगा ही ऑब्वियसली, लोगों को अगर डिस्प्लेस करेंगे तो, लेकिन वहां पर कंफ्लिक्ट होता है, फिर ह्यूमन सेटलमेंट को हटाया जाता है, क्लियर। और एग्जाम्पल देखो इसके, सरदार सरोवर डैम जब ये बना था तब भी हुआ था। देयर आर सैक्रेड प्लेसेस अंडर थ्रेट लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ऐसे में हो क्या रहा है, कई सारे रिसोर्सेज सैक्रेड प्लेसेस पे भी हैं, तो वहां पर फिर दे आर अंडर द थ्रेट। वहां पर अगर एक्सट्रैक्शन करना है तो वो सैक्रेड जो लोग उसको मानते हैं, वहां से उनके बिलीफ के अगेंस्ट गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। सो अगेन दे आर अंडर थ्रेट, अंडरस्टूड। सो ह्यूमन सेटलमेंट का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जहां पर रिसोर्स होंगे वहां ज्यादा लोग होंगे, और दूसरा क्यों? क्योंकि जहां पर रिसोर्स हैं वहां से कई बार उसको एक्सेस करने के लिए ह्यूमन सेटलमेंट को हटाया भी जाता है। Am I clear? सो ह्यूमन सेटलमेंट,
इसके अलावा दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। बेटा जहां पर भी नेचुरल रिसोर्स है वहां पर देयर आर वेरी मच हाई चांसेस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इजंट इट। वहां पर होगा क्या, वहां पर इंडस्ट्रीज पक्का सेटअप होंगी ऐसी जगह पर। अगर इंडस्ट्रीज हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सो जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड फॉर द लोकल पीपल देयर। क्लियर? सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पीपल, टाउनशिप्स ग्रो अराउंड देम एंड एक्सपैंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर द अदर्स टू। बेटा यहाँ पर जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, तो वहां पूरा टाउन बस जाता है। उसके बाद फिर लोगों को घर चाहिए, खाना पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। सो नॉट ओनली वन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, बेटा यहाँ पर बहुत सारी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी डोर खुल जाते हैं। क्लियर? सो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? मूविंग अहेड, थर्ड वन, द थर्ड वन इज द कन्फ्लिक्ट। बेटा नेचुरल रिसोर्स क्या बताया था मैंने, खजाना है, और जहां खजाना है वहां पर फिर कन्फ्लिक्ट होना तो बनता ही है ना, होता है। देखो अब कन्फ्लिक्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं। द फर्स्ट कन्फ्लिक्ट इज सैक्रेडनेस वर्सेस डेवलपमेंट। अभी हमने देखा भी था इसको, है ना। सैक्रेड जगह पर अगर जाके लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट, तो वहां पर फिर लोगों के बिलीफ सिस्टम में और डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। यस, देखो in some cases people want to access the resource around the sacred place। अब sacred place में लोग जो है वहां पे टच नहीं करने देते नेचर को, राइट, आपने देखा भी है पहले। सो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में फिर कंफ्लिक्ट होता है जो डेवलपमेंट करना चाहता है उनके बीच में और जिनका बिलीफ सिस्टम है उनके बीच में। क्लियर? सो नियमगिरी हिल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। नियमगिरी हिल कहाँ है, उड़ीसा में, जहां पे नियम राज जो उनके भगवान है वो उनको सैक्रेड मानते हैं। सो नियमगिरी हिल में जो उड़ीसा में है वहां पे माइनिंग करना चाहती है गवर्नमेंट यानी जो लोग हैं डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और वहां पे जो सैक्रेड बिलीफ है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अंडरस्टूड? सो कन्फ्लिक्ट कैन बी देयर। नाउ द सेकेंड कन्फ्लिक्ट इज पॉलिटिकल डिस्प्यूट। बेटा जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो किसी एक ही कंट्री में हो ऐसा फिक्स तो नहीं है। कई बार जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो 2-3 कंट्री शेयर कर रही होती है, तो ऐसे में फिर कौन ज्यादा उसको यूज करेगा, कौन कम करेगा, इस पे हो जाते हैं पॉलिटिकल डिस्प्यूट। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ये ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका ओरिजिन कहां से होता है, चाइना से, और वहां पर इसका नाम क्या है, ये यारलुंगसांगपे। यारलुंगसांगपे, इसके बारे में डिटेल आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर यहाँ मैप दिया हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो यारलुंगसांगपे जो कि ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है, चाइना से ओरिजिनेट होती है। अब वहां पे इन्होंने डैम बना रखा है, तो ऐसे में फिर इंडिया के लिए खतरा हो जाता है। कई बार पानी का लेवल ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। सो दे आर कंट्रोलिंग, सो दिस इज अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट। Am I clear? चलो, अब ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट सिर्फ कंट्रीज के बीच में नहीं होता, अपनी इंडिया में स्टेट्स के बीच में भी हो जाता है। यस, दिस वन हियर, दिस इज द मेट्योर डैम इन तमिलनाडु बिल्ट ऑन कावेरी रिवर। ये जो कावेरी रिवर का वाटर था, इस पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता था पहले के टाइम पे अमंग कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। ये जो कावेरी रिवर का वाटर है वो इन सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब प्रॉपरली होता है, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले एक स्टेट ज्यादा ले लेता था, एक स्टेट को कम मिलता था, तो डिस्प्यूट होता था वहां पर, लेकिन अब वो सॉल्व हो चुका है बिकॉज ऑफ द निगोशिएशन एंड डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? सो वन मोर कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अंडरस्टूड? चलो चलते हैं आगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द मैसिव बिग क्वेश्चंस, पुशिंग नेचर बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी टू रीजनरेट। क्या होगा अगर हमने कुछ ज्यादा ही एक्सप्लॉइट कर दिया नेचर को, कुछ ज्यादा ही वहां से एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड वाटर पे। बेटा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्ट तो हम करते हैं, पता ही होगा आपको, आपने हैंडपंप पक्का देखा होगा, मोटर से हम पानी निकाल लेते हैं, राइट। उसके अलावा इस तरीके के ट्यूबवेल भी पक्का देखे होंगे। ये क्या हो रहा है? दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, है ना। आजकल रेन का कोई वेट नहीं करता, ये वाटर निकाल के आराम से अपना इरिगेशन करते रहते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? बेटा यहां पर हो रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पस, लेकिन एक्सट्रैक्शन रेट इज वेरी मच हाई देन द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। ये जो ग्राउंड वाटर है वो कहां से आ रहा है? वो नेचर खुद रिप्लेनिश करता है ना, हम तो नहीं डाल सकते वहां पे ग्राउंड वाटर में। तो जो नेचर का जो रेट है रिप्लेनिशमेंट का, उससे कहीं ज्यादा फास्ट हो रहा है एक्सट्रैक्शन रेट, यानी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? बेटा इसका रिजल्ट होगा डेफिशिट बिल्डिंग अपॉन, है ना, वाटर टेबल धीरे धीरे खत्म हो रही है, पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली दिस विल लीड टू द हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन।
जो ग्राउंड वाटर के लिए पहले हमें सिर्फ 10 मीटर का पाइप डालना पड़ता था, अब वही एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें 20 मीटर 30 मीटर का पाइप डालना पड़ रहा है। तो क्या होगा, महंगा, ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी ना। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर इज गेटिंग हायर एंड हायर। उतने डीप से हमें पानी निकालने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना पड़ेगा, ज्यादा पावरफुल मोटर चाहिए वहां पर। क्लियर? सो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। चलो हमने एक्सट्रैक्शन कॉस्ट पे कर भी दिया, तो भी एक्सट्रैक्शन तो फिर भी हो रहा है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल बी अनअवेलेबल। जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो रहा है? बिकॉज वी आर हियर पुशिंग द नेचर बियॉन्ड इट्स कैपेबिलिटी। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट केस। इसके अलावा हमें पढ़ना है यहाँ पर पेस्टिसाइड्स के बारे में। व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज टू मच ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन द सॉइल, दिस इज द रिजल्ट। लेकिन ये पहले के टाइम पे नहीं होता था बेटा। पहले के टाइम पे जब ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, उस टाइम पे जो सॉइल है उसको भी एज अ रिसोर्स माना जाता था, उसकी प्रॉपर केयर करी जाती थी। वहां पर फार्मिंग के क्या मेथड थे? वहां पर हम नेचुरल मेन्योर, जो काउडंग होता है उसको यूज करते थे, है ना। जो कंपोस्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको यूज करते थे। वहां पे मल्चिंग होती थी। व्हाट इज मल्चिंग? मल्चिंग क्या होता है बेटा? मल्चिंग में जो सॉइल होता है उसको किसी चीज से कवर कर दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सेफ रहे। राइट? तो उसमें हम कोई सूखी हुई घास डाल सकते हैं, कभी आजकल तो पॉलिथीन भी डाल देते हैं। राइट? सो मल्चिंग की प्रोसेस होती थी पहले। नाउ मल्टी क्रॉपिंग यानी क्रॉप रोटेशन होता था। पहले एक बार एक क्रॉप लगाई, फिर दूसरी क्रॉप लगाई, फिर नेक्स्ट अलग टाइप की क्रॉप लगाई, जिससे कि न्यूट्रिएंट अलग अलग यूज हो सॉइल के, है ना, एंड सो ऑन। सो इससे होता क्या था भाई, इससे सॉइल प्रॉपर तरीके से हेल्दी रहते थे, न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है अंधाधुन यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। क्यों? क्योंकि सबको अच्छी हेल्दी क्रॉप चाहिए, ज्यादा उनको पैसे कमाने हैं। राइट? और वो भी फास्ट, ज्यादा मेहनत के बिना। जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें मेहनत क्या है? उसमें तो आप जाओ मार्केट से खरीद के लाओ और डाल दो। बाकी सब में बहुत मेहनत है ना। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई इतना एफर्ट नहीं करना चाहता। सो दैट्स व्हाई नाउअडेज we are getting healthy crops easily just by using the this fertilizers and pesticides. Right? Now what is happening? Because of this is leading to the soil degradation. धीरे धीरे soil जो हो रहा है वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जा रहा है बेटा। अल्टीमेटली soil पूरी तरह से बंजर हो जाती है, जमीन बंजर हो जाती है, बोलते हैं ना। दिस हैपेंस। उसके अलावा वाटर पॉल्यूशन, ये जो जितना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हम यहाँ सॉइल में डाल रहे हैं, ये धीरे धीरे सीप इन भी तो होगा। राइट? तो ये जाके वाटर पॉल्यूशन करता है। उसके अलावा मान लो सीप इन उतना फास्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो रेन होती है, बारिश होती है, तो सारा का सारा वाटर फ्लो होके वाटर बॉडीज में जाएगा। सो वेयर दिस ऑल पेस्टिसाइड इज गोइंग अल्टीमेटली टू द वाटर बॉडीज। सो वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो। क्लियर? सो अगेन वी आर इंटरवेनिंग विद द नेचर साइकिल। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। नाउ हियर वन केस स्टडी। दिस इज अबाउट द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इन पंजाब। बेटा ये कहानी शुरू होती है, पूरा केस स्टार्ट होता है 1960s से। 1960s में यहाँ पे चल रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब साइड में। राइट? सो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हो क्या रहा था, लोग ऐसे वाली वैरायटीज को लगा रहे थे जिससे हेल्दी क्रॉप्स ज्यादा होती हैं, है ना। अब लेकिन वो वैरायटी जो भी उन्होंने लगाई उस टाइम पे क्रॉप की, उसको चाहिए बहुत ज्यादा वाटर। राइट? और उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी लोगों को फ्री मिल रही थी। भाई तुम ले लो इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है तो पंपिंग ज्यादा होगी। पंपिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, उन्होंने बहुत ज्यादा वाटर को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया ग्राउंड से। टू मच ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन। राइट? नाउ आज क्या हाल है वहां पर बेटा? आज यह हाल है कि ग्राउंड वाटर जो है वो ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल हो चुका है 30 मीटर की डेप्थ तक। 30 मीटर में तक ग्राउंड वाटर वहां अवेलेबल ही नहीं है, इतना नीचे चला गया है वाटर टेबल। राइट? फर्दर उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव केमिकल्स को यूज किया, यानी पेस्टिसाइड्स को यूज किया। अब पेस्टिसाइड को अगर ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा ग्राउंड वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। मैंने बताया था ना, सीप इन होता है धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो वैसे भी जो ग्राउंड वाटर है वो भी अनहेल्दी हो चुका है। क्लियर? सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, 80% ऑफ पंजाब इज क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। आप ये पंजाब का पूरा मैप है, देख सकते हो, जहां पर भी ये रेड दिख रहा है ना, दैट इज द ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया। दिस इज द स्टेट and this is the best example when we exploit the nature beyond its capacity. Understood? आगे देखो, what is being done, what are the solution being tried. अब देखो चीज तो खराब हो गई, अब चीज खराब हो चुकी है तो उसको फिक्स भी तो करना पड़ेगा। ह्यूमंस हमेशा चीज खराब होने के बाद ही जगते हैं, है ना। देखो सो क्या कर रहे हैं अभी,
Traditional water harvesting is going on. So rainwater harvesting, basically by which we can save water. Regeneration of ponds and tanks, cutting down of water. हम वाटर को कैसे कम यूज कर सकते हैं, जितने भी हम प्रैक्टिस आपने पढ़ी हुई है वो सारे यहाँ पे यूज कर रहे हैं. प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग ऑफ द वेस्ट वाटर. बेटा वेस्ट वाटर जो घर से निकलता है उसका ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट प्लांट में, उसके बाद उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं. सो दैट इज बीइंग डन. रेजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल. ग्राउंड वाटर लेवल को रेज करने का टाइम दिया जा रहा है और रेज करवाया भी जा रहा है. कैसे? ऑब्वियसली बाय प्लांटेशन. जहां पर भी ट्री प्लांटेशन होता है, जहां पे फॉरेस्ट होता है, वहां पर हमेशा ग्राउंड वाटर लेवल ज्यादा होता है ना, बिकॉज वहां पे ह्यूमस लेवल ज्यादा होता है. अब कभी साइंस में पढ़ोगे इसको. चलो, सो दीज आर द सॉल्यूशन दैट आर बीइंग ट्राइड. क्लियर? सो दिस वाज द केस स्टडी ऑफ पंजाब. मूविंग अहेड, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ सीमेंट. नाउ सीमेंट बहुत सुना सा वर्ड है, पता ही है आपको, कंस्ट्रक्शन में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है. आजकल के टाइम पे कंस्ट्रक्शन बिना सीमेंट के कोई इमेजिन भी नहीं करता है ना. लेकिन यहाँ पर ये पिक्चर क्यों दी हुई है, कहाँ की है ये पिक्चर? बेटा ये है आपका जैसलमेर फोर्ट, राजस्थान. Do you know that this structure was initially made throughout of mud? Yes, it was a mud structure. लेकिन बाद में जाके सैंडस्टोन से इसको रिफर्बिश किया गया था, लेकिन ओरिजिनली पूरा कासल मड से बना हुआ है. आज के टाइम पे कोई इमेजिन कर सकता है? नहीं कर सकता ना. बट व्हाट इज हैपनिंग, बेटा हम आजकल जो सीमेंट है उसको हमने इंटीग्रल पार्ट बना दिया है कंस्ट्रक्शन का. लेकिन इन डेप्थ में हो क्या रहा है? दिस सीमेंट प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री. यस, जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ डस्ट. सीमेंट के कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में आके मिक्स हो जाते हैं एज अ डस्ट, and that we inhale, and those dust can enter our lungs and can damage it, right? So this is the first thing, enter our lungs and damage them. इसके अलावा they settle on the plant leaves. अब लीव्स की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सो जब वो सेटल होते हैं लीव्स में तो वो प्लांट की ईल्ड को डिक्रीज कर देते हैं. उसके अलावा इट कॉजेज द सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन टू. Understood? So use of cement that is being extensively done nowadays, कितना उससे इफेक्ट हो रहा है. Clear? But what is being done again? कुछ तो हो रहा होगा ना, स्टेप तो हो रहे होंगे, कुछ उठाए जा रहे होंगे. The Central Pollution Control Board. कौन? The Central Pollution Control Board. उन्होंने जो सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको गाइडलाइन दी हुई है कि भाई मिनिमाइज करो, तुम पॉल्यूशन को मिनिमाइज करो या फिर एलिमिनेट करो. अब देखो एलिमिनेट है तो एलिमिनेशन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. जब तक सीमेंट इंडस्ट्री है तो ये डस्ट को पूरी तरह से एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनिमाइज करने के लिए बोला हुआ है. बट what else we can do? बेटा we can again switch to the natural alternatives like mud, है ना. So use of traditional materials like stone and mud can be done for the construction. उसके अलावा न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल, आजकल जो बैम्बू होते हैं, जो जूट होता है, उससे कुछ रिफर्बिश करके उनको ऐसा मटेरियल बनाए जा रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकते हैं. ठीक है, लाइट वेट भी होते हैं वो. उसके अलावा रिसाइकल्ड मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट प्लास्टिक. प्लास्टिक को ही रिसाइकल करके हम कंस्ट्रक्शन में उसको यूज कर सकते हैं. यहां पर दिस स्ट्रक्चर, हैव अ लुक हियर, community building in Auroville constructed by Auroville Earth Institute which is there in Tamil Nadu, and this also holds the UNESCO chair of earthen architecture. बेटे जो पूरी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये पूरी मिट्टी से बनी हुई है, मड से. yes, so this modern building is made up of mud using the special techniques. clear? so जहां पर knowledge, science और नेचर साथ में आ जाते हैं तो वहां पर इस तरह के आप कंस्ट्रक्शन आराम से कर सकते हो. ठीक है. सो with traditional materials and methods, with modern technological advances, what we can do? We can create new materials that are more sustainable, less polluting process of the production. हम ऐसी चीज बना सकते हैं जहां पॉल्यूशन कम से कम हो. Designs keeping in mind according to the climate of the place. बेटा सीमेंट के साथ हम हर जगह सेम टाइप के घर बनाते हैं, लेकिन जहां पर हम नेचर के साथ हम यूज कर रहे हैं, नेचर को यूज कर रहे हैं, वहां पर हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. Understood? So this is the use of nature. Clear? चलो, moving ahead. Now moving for the another case study that is a cassette from Sikkim organic revolution. ये जो पूरी कहानी बताई गई है, पेमा जो एक गर्ल है उसकी फैमिली के बारे में बताई हुई है. So let's start from there. Here, declining yields and mounting debts from expensive chemical inputs. हो क्या रहा था? जो पेमा की फैमिली थी वो पहले बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज कर रही थी, है ना. उससे धीरे धीरे पहले तो बहुत फ्लरिश हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे बाद में यील्ड कम होती गई. ऊपर से केमिकल खरीदने हैं तो वो जो पैसे बार बार उनके यूज हो रहे थे उससे उनका डेप्ट बढ़ता गया. ठीक है.
तो ये उनका इनिशियल स्टेट था पेमा की फैमिली का, या फिर आप किसी भी फैमिली का बोल सकते हो सिक्किम में, राइट। फर्दर हुआ क्या, बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली जिसमें बताया गया कि भाई जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा उसको स्टेट प्रमोट करेगा, राइट। सो स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी वाज देयर टू प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। और बेटा जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जब भी हम नेचर के साथ काम करते हैं तो नेचर का काम स्लो होता है, राइट। तो हुआ क्या, इनिशियली द यील्ड ड्रॉप्ड एज द सॉइल वाज रिकवरिंग फ्रॉम द ईयर्स ऑफ केमिकल यूज। अब एकदम अगर नेचुरल यानी ऑर्गेनिक तरीके से आ भी गए तो भी जो डैमेज हो चुकी है सॉइल, उसको टाइम तो लगेगा ना दोबारा से रिप्लेनिश होने में, रिजुविनेट होने में, राइट। तो धीरे धीरे पहले शुरुआत में इनिशियली जो यील्ड थी वो ड्रॉप हुई, लेकिन बाद में विद द यूज ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स, यस बेटा नेचर ने भी हमको पेस्ट रिपेलेंट दिए हुए हैं, जैसे कि नीम है ना, नीम हो गया, गार्लिक हो गया, इनका उन्होंने यूज किया। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो किया, सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो नहीं करी, क्रॉप रोटेशन किया, जिससे कि अगेन सॉइल रिप्लेनिश हो सकती है। आगे जाके फ्यूचर में क्या हुआ, शी वॉज एबल टू सेल द कार्डमम। कार्डमम क्या होता है, इलायची, बहुत महंगी होती है, ठीक है। सो इलायची, दैट जिंजर, ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स एट प्रीमियम प्राइसेस। लोगों को आजकल ऑर्गेनिक सामान मिले तो लोग पैसे देने से घबराते नहीं है ना। तो वहां जब ऑर्गेनिक चीजें होती है तो प्रीमियम प्राइस भी मिलता है। तो वही जो उनका इतना डेप्थ में चल रहे थे उनको प्रीमियम प्राइस मिलने लग गए चीजों के, राइट। फार्मर्स इनकम्स ग्रू बाय 20% ऑन एवरेज, यानी कि जितने भी फार्मर्स थे उस सिक्किम उस वाले एरिया में सबकी इनकम इतनी इंक्रीज हुई, क्लियर। And in 2016, the Sikkim became 100% organic state with all of its farmland certified organic. बेटा सिक्किम ने जो स्टेप उठाया था that was the benchmark. ये इससे हुआ क्या, लोकल डाइवर्सिटी फ्लरिश्ड। देखो अगर नेचुरल तरीके से हम काम करेंगे तो नेचर अपने आप को रिजुविनेट करेगा, तो सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं करेगा, सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी जितनी भी है वहां पर, जितने भी इंसेक्ट होंगे, जो वहां पे छोटे छोटे दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सारे के सारे वहां पर वापस आएंगे। द इंसेक्ट बर्ड रिटर्निंग, यस। टूरिज्म इंक्रीज्ड, जब वहां पर नेचर अपने आप को फ्लरिश करेगा तो वहां पे ब्यूटी बढ़ जाती है, और जहां ब्यूटी होती है वहां लोग तो जाते ही हैं। सो टूरिज्म इंक्रीज्ड एंड विजिटर केम टू सी द ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल्स। और आज जो सिक्किम है ना, today Sikkim serves as a global model to demonstrate that how we can improve both ecological and economic outcomes. यानी हम पैसे भी कमा सकते हैं, हम इकोनॉमिकली भी फ्लरिश कर सकते हैं, इकोलॉजी को, ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करते हुए, क्लियर। सो दिस इज द केसलेट ऑफ सिक्किम, क्लियर। ये पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। चलो आगे चलते हैं। नाउ आवर कल्चरल हेरिटेज। बेटा हमारे पास एक एंशियंट बोटानिकल साइंस है जिसका नाम है वृक्षायुर्वेदा, वृक्ष ट्री, तो वृक्ष की आयुर्वेदा, बेसिकली वृक्षायुर्वेदा। इस पूरी में क्या दिया हुआ है, इस पूरी बुक में बेटा यहाँ पर स्पेसिफिक प्लांट कैसे ग्रो होते हैं एक स्पेसिफिक सॉइल में, यानी हर सॉइल के अकॉर्डिंग कौन सा प्लांट ग्रो होना चाहिए उसके बारे में नॉलेज है। सीड को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट, यानी जो प्लांट लगाने से पहले क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए, वो सब। इरिगेशन की टेक्निक, वो भी अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ स्टेज ऑफ द प्लांट। उसके अलावा पेस्ट मैनेजमेंट, किस तरीके से हम नेचुरल रिपेलेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो इतने डिटेल में आपको यहाँ पर प्रॉपर पता पड़ता है कि प्लांट की केयर कैसी करी जाती है। सो दिस इज आवर ट्रेडिशनल और कल्चरल हेरिटेज, जो आज आप साइंस में पढ़ रहे हो ना, वो बहुत पहले से हमारे कल्चर में चलता हुआ आ रहा है, क्लियर। सो क्या नाम है इसका, वृक्षायुर्वेदा, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। नाउ कमिंग टू द जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल कैसे रखना है ये हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर कमिंग टू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। भाई ऐसे रिसोर्स जो हमें पता है कि दोबारा से इतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं होने वाले, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। ऑब्वियसली उनका हम जुडिशियस, कम से कम यूज करें, है ना, सोचा समझा यूज करें। उसके अलावा वी शुड स्विच टू द मोर सस्टेनेबल रिसोर्सेज, इजंट इट। हम क्या कर सकते हैं, हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल वी कैन स्विच टू द रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। नाउ अब पहले ये देखो कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कहाँ यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए। पेट्रोलियम देख लो आप, सीएनजी देख लो, एलपीजी देख लो, हर जगह एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इसी के लिए तो यूज कर रहे हैं।
राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्विच कर सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और सबसे अच्छी हीट एनर्जी हमें रिन्यूएबल सोर्स कौन देता है? सन, इजंट इट? और इंडिया के पास तो बहुत ज्यादा ही है। ये देखो, दिस इज द सोलर फार्म इन रायचूर कर्नाटका, सोलर फार्म इन इंडिया। इसके अलावा इंडिया इज वन ऑफ द लीडर इन दिस सोलर इंडस्ट्री। यस, यहां पर देखो इंडिया एंड फ्रांस, कौन सी दूसरी कंट्री है? फ्रांस। सो इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च्ड द इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी इन 2015। इन दोनों ने मिलके एक कोलेशन किया था जहां पे जितने भी सनशाइन रिच कंट्रीज हैं, यस, वहां पर जो सोलर पावर है उसको हार्नेस किया जाए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर पार्क विच इज देयर इन राजस्थान, इंडिया में है ये बिगेस्ट सोलर पार्क, उसकी सैटेलाइट इमेज है। यहां पर बेटा इस सोलर पार्क से राजस्थान की 15% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड पूरी हो जाती है बड़े आराम से। सो हाउ वी कैन यूज द रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। क्लियर? इंडिया ने किसके साथ अलायंस किया था? फ्रांस के साथ, पता होना चाहिए, ठीक है? मूविंग अहेड एंड लास्ट टॉपिक, की प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीवर्डशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीवर्डशिप? ये स्टीवर्डशिप वर्ड का मतलब क्या है बेटा? स्टीवर्डशिप मीन्स टेकिंग केयर ऑफ समथिंग रिस्पॉन्सिबली एंड मैनेजिंग इट वाइजली। तो अगर ब्रेक करके बोला जाए तो देयर आर 3 वर्ड्स। फर्स्ट, बी रिस्पॉन्सिबल, टेक केयर एंड प्रोटेक्ट, बस ये 3 चीजें। सो हाउ वी कैन बी रिस्पॉन्सिबल, टेक केयर एंड प्रोटेक्ट द नेचर? ऑब्वियसली कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बाय सेविंग वाटर, प्लांटिंग ट्रीज, अवॉइडिंग पॉल्यूशन, है ना? तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। बट व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स जिससे कि हम कंटिन्यूअसली इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं? वी कैन टेक केयर ऑफ द नेचर, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, वी शुड बी प्रोटेक्टिंग द नेचर। बट द की प्रिंसिपल्स आर दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटेबल एक्सेस टू द बेसिक रिसोर्सेज। सबको बेसिक रिसोर्सेज जो हैं, जो चाहिए, उनका इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए। उसके अलावा रेस्पेक्ट द नेचर रिस्टोरेशन साइकिल, जो भी नेचर का रिस्टोरेशन साइकिल का टाइम पीरियड है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके बियॉन्ड हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, जैसे कि हम देख लिया, अभी हमने सोलर पैनल देखे थे, है ना? दैट इज ट्रांजिशन टू द सस्टेनेबल प्रैक्टिस। डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट द रिन्यूएबल्स, ये तो हमने पूरा समझ ही लिया है। एंड एक्ट फॉर लोक संग्रह, इसका मतलब क्या है बेटा? लोक संग्रह जो कि भगवद गीता में बताया गया है, उसमें ये बताया जाता है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमें वेल बीइंग ऑफ ऑल, इस वाले प्रिंसिपल को फोकस करना है। Am I clear? So this was all in the chapter. Easy था ना? चलो मूविंग अहेड, नाउ एट लास्ट द कोट, जो कि मैंने इनिशियली बताया था कि हम लास्ट में उसको पढ़ेंगे। ये लिया गया है द फ्यूचर वी चूज बुक से, जिसको लिखा था क्रिस्टीना फिगरीज एंड टॉम रिवेट कार्नाक ने। क्या लिखा है इन लाइन्स में बेटा? concerned social scientists are clear on what we need to do. We must move toward a regenerative economy, an economy that can operate in harmony with the nature. बेटा अब हमें इकोनॉमी तो लानी है, लेकिन इस तरीके से लानी है कि जो नेचर है उसकी हार्मनी, यानी नेचर की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑफ रीजनरेशन, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, राइट? सो दैट्स वाई रीजनरेटिव इकोनॉमी। अब ये वर्ड थोड़े सुने सुने से लग रहे होंगे, इनिशियली हम पढ़ते तो आपको ये वर्ड समझ में नहीं आते, ठीक है? आगे देखो, रिपर्पजिंग द यूज्ड रिसोर्सेज, मिनिमाइजिंग द वेस्ट एंड रिप्लेनिशिंग द डिप्लीटेड रिसोर्सेज। ये तो बहुत इजी है, हमें रिपर्पज करना चाहिए रिसोर्सेज को, हमें मिनिमाइज करना चाहिए वेस्ट। उसके अलावा हमें जो डिप्लीट हो चुका है, जो खराब हो चुका है, उसको दोबारा से रिप्लेनिश होने का टाइम देना चाहिए। क्लियर? We must return to the innate wisdom of the nature herself, the ultimate regenerator and recycler of all the resources. So basically हमें जो भी काम करना है वो नेचर के साथ अलाइन होके करना है, then only we can thrive. Clear? चलो, so with this we are done with this chapter. I hope you understood each and every concept. Soon we will meet for the questions of all these chapters. We will solve everything there. Till then, take care and bye bye.